हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। संविधान के आगे की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। ये क्लासेस टू द पॉइंट होंगी। जो मटेरियल है वो लक्ष्मीकांत की बुक से बेस्ड है, तो फिर आपको एग्जाम में ये टू द पॉइंट पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती है। एग्जाम में टू द पॉइंट पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज हैं, इसे हम हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। मतलब राज्य को कुछ निर्देशित किए गए हैं कि आपको अगर कल्याणकारी राज्य बनना है तो आपको इन तत्वों को अपने नियमों कानूनों में या फिर जनता को ये जो भी क्वालिटीज हैं ये प्रोवाइड करानी होंगी। ठीक है, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि अगर नीति निर्देशक तत्व में कोई भी अनुच्छेद या कोई प्रावधान किया गया है तो उसके बेस पे आप किसी भी कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें ये मतलब प्रोवाइड नहीं कराया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा हुआ है लेकिन हमारी राज्य हमें ये नहीं दे रही है। ठीक है, अनुच्छेद इसका होता है 36 से 51। हमने पिछले क्लास में मूल अधिकार पढ़े थे। मूल अधिकार में क्या है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है मूल अधिकार। ठीक है, तो अब उसके आगे पढ़ेंगे हम। भाग 4 में है ये, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए भाग 4 में सबसे पहले आता है अनुच्छेद 36। ठीक है, अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 में अगेन राज्य की परिभाषा बताई गई है, पर संविधान में लिख दिया गया है कि इस भाग के संदर्भ में, अनुच्छेद 36 में लिख दिया गया है कि इस भाग के संदर्भ में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा या अपेक्षित ना हो। ठीक है, मतलब जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक क्या होगी राज्य की परिभाषा? राज्य की परिभाषा का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। ठीक है, इसमें यही लिखा गया है। और भाग 3 में हमने क्या पढ़ा था? केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका, राज्यों की विधायिका और कार्यपालिकाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि एलआईसी, ओएनजीसी, आईओसी जितने भी हैं ये सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ जितने स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो नगरीय निकाय हो, चाहे वो ग्रामीण मतलब ग्राम पंचायतें हो, ग्राम सभा हो, ये सभी क्या होंगे? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? मतलब अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है कि जो भी इसके प्रोविजंस हैं, यानी कि जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्विष्ट उपबंध हैं, प्रोविजंस हैं, किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रॉपर एक अनुच्छेद के द्वारा यानी अनुच्छेद 37 के द्वारा इसमें बता दिया गया है कि जितने भी इसमें अनुच्छेद हैं वो किसी भी कोर्ट में प्रवर्तनीय योग्य नहीं है। मतलब आप उसके बेसिस पे किसी भी कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, किंतु फिर भी इसमें अधिकथित तत्व क्या है? देश के शासन में मूलभूत है। मतलब इसके कई तत्वों को क्या माना गया है? देश के शासन में मूलभूत माना गया है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। दैट मीन्स कि अगर कल्याणकारी राज्य बनना है, अगर एक राज्य को कल्याणकारी भावनाओं से जुड़ा हुआ होना है तो वो क्या करेगा? जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित उपबंध होंगे, प्रोविजंस होंगे, उसको अपने नियमों कानूनों में लागू करेगा। ठीक है, अगला है सामाजिक व्यवस्था। अगला है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 को हम शॉर्ट में सामाजिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के नाम से आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, प्रॉपर सामाजिक व्यवस्था के नाम से। तो देखिए इसे हमने क्या किया है, जमाया। अनुच्छेद 38 को क्या पढ़ेंगे हम? सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था कैसे? इसमें दिया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें यह कहा गया है। ठीक है, राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब सामाजिक व्यवस्था कैसे बनेगी? तो इसी के लिए आगे क्या किया गया? 38 एक जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1938 के द्वारा। इसमें क्या किया गया? ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यय राष्ट्रीय जीवन की मतलब संघीय संस्थाओं अनुप्रमाणित करे। ठीक है, मतलब ऐसा, मतलब इसमें ना आप ये वाले पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला पॉइंट, आर्थिक वाला पॉइंट, इसमें क्या किया गया है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनेगी जिसमें क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मतलब व्यवस्था राष्ट्रीय जीवन के लिए होगी। दैट मीन्स कि जो भी
यहाँ के नागरिक होंगे उनको ये तीनों प्रॉपर स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी। ठीक है, मतलब उसके लिए राज्य भरसक प्रयास करेगी कि एक नागरिक को क्या मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था मिले। अब ये आर्थिक वाला पॉइंट को याद रखना है, क्यों? क्योंकि इसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया था। ठीक है, तो एक बार यूपीएससी 2021 का ये क्वेश्चन रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान के मतलब कौन सा भाग है या फिर किसमें क्या किया गया है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो अनुच्छेद 38(1) इनडायरेक्टली क्या करता है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है। वैसे ही अगर हम आगे जाएं तो 38(2) क्या कहता है, 38(2) कहता है राज्य आय असमानताओं, पहले हमें क्या करना है, 38(1) के बारे में याद रखना है कि उसमें क्या की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि आर्थिक रूप से सशक्त होने की बात कही गई है। ठीक है, राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता समाप्त करने का अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो देखिए, ये जो है वो हमें मूल अधिकार में भी दिया गया है कि अवसरों की सबको समानता होगी, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि विभिन्न मतलब समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा राज्य के द्वारा। ठीक है, अब अगला है सामाजिक व्यवस्था, हमने अनुच्छेद 38 में पढ़ा था। ठीक है, अब सामाजिक व्यवस्था कैसे बनेगी, तो जब सभी को समान कार्य समान वेतन दिए जाएंगे। ठीक है, समान कार्य समान वेतन, दैट मीन्स कि पुरुष और स्त्री अगर एक जैसा काम कर रहे हैं तो उन्हें अलग अलग वेतन न दिया जाए, एक जैसा ही वेतन दिया जाए। ठीक है, राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से क्या होगा, इसमें ABCDEF 5 प्रोविजंस हैं, हमें पांचों याद करने हैं। ठीक है, समान कार्य समान वेतन को कैसे किया गया है, राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि क्या हो, सुनिश्चित पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पहले तो क्या होगा, समान मतलब समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में इसीलिए शामिल किया गया है कि आप सेना में जाके क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बॉर्डर में ज्यादातर जो भी युद्ध होते हैं वो मेल द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, जो भी हमारे मेल सैनिक होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, मैन टू मैन, क्योंकि वहां पे बेसिकली बात तो पावर की है। और अगर बात किया जाए पावर का तो बॉडी वाला ह्यूमन पावर तो ज्यादातर आर्मियों में ही होता है। लड़कियां क्या करती हैं उसमें, आप फ्रंट वॉर पे ना जाके आप एयरफोर्स में जाते हैं, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं उनकी एयरफोर्स में भागीदारी समान रखी जाती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ठीक है, अगला है आर्थिक व्यवस्था, इसको भी ध्यान रखना है। हमने इससे पहले 38(1) में पढ़ा था आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था की बात को प्रॉपर पूछेगा कि किस में शामिल किया गया है। 3-4 ऑप्शन दे दिए होंगे जिसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी एक ऑप्शन होगा। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलेगी, धन और उत्पादन साधनों के लिए सर्वसाधारण का अहितकारी संकेंद्रण न हो, अहितकारी संकेंद्रण न हो। ठीक है, मतलब आर्थिक व्यवस्था में इस प्रकार करनी है कि जो भी साधन है सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। हित के लिए अगर आप उसको केंद्रित करना चाहते हो, आर्थिक संकेंद्रण करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, जनता के लिए अहितकारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था दुरुपयोग न हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि ऐसे मतलब सुकुमार यानी कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उनको ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जिसमें क्या हो, जिसके लिए उनकी आयु परिपक्व न हो। ठीक है,
और उनकी आयु शक्ति के अनुकूल न हो। जैसे कि अगर हम देखें कि बच्चों को कारखानों में काम करवाया जाता है, पटाखों के कारखानों में काम करवाया जाता है, तो ये सब क्या होता है, उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वही बात कही जा रही है। फिर अगला और आखिरी कहता है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास के लिए अवसर और सुविधाएं दी जाए। बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण तथा नैतिक और परित्यक के से रक्षा और सुरक्षा की जाए। परित्याग से मतलब उनको प्रॉपर एक उनके बचपन में जीने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। मतलब ऐसा कुछ बचपन में ही काम नहीं दे देना है जिनसे क्या हो, उनकी मासूमियत खो जाए। ठीक है, इसी प्रकार 39A कब आया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई जैसे कोर्ट में है, विधिक तंत्र के अंडर में है और वो अपने लिए वकील हायर नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनके लिए क्या हो, समान अवसर के आधार पर एक वकील मतलब सरकार नियुक्त करके देगी। ठीक है, सरकारी वकील, बस उसी की बात कही जा रही है यहाँ पे। और अनुच्छेद 40 क्या कहता है, अनुच्छेद 40 में कहा गया है गांधी जी का राम राज्य। गांधी जी का राम राज्य कब आएगा, गांधी जी का राम राज्य आएगा ग्राम पंचायतों के गठन से। इसी के आधार पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये जो जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं ये तो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन पंचायतें तो हर जगह होती हैं। तो हर जगह पंचायतों का स्तर अलग अलग होता है। ठीक है, कहीं पे त्रिस्तरीय पंचायतें होती हैं, कहीं पे द्विस्तरीय होती हैं। सभी में मतलब जितने भी, और प्रॉपर ग्राम पंचायतों के लिए भी कुछ नियम है जिसमें उनके लिए कुछ बाध्यकारी नियम है और कुछ क्या है उन पे छोड़ दिए गए हैं कि वो अपनी सुविधाओं के अनुसार क्या करें, गठन करें। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन करें। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और ऐसी शक्तियां और प्राधिकरण प्रदान करेगा, मतलब प्राधिकार ऐसे अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अगला है, देखिए 41, 42, 43, 44, चार को हम एक साथ याद करेंगे। सामाजिक सहायता, मजदूरी सहायता, प्रसूति सहायता और समान सिविल सहायता। ठीक है, कैसे याद करेंगे, सामाजिक सहायता, सॉरी क्रम थोड़ा चेंज हो गया। अनुच्छेद 41 सामाजिक सहायता, फिर आता है प्रसूति सहायता, फिर आता है मजदूरी सहायता, फिर आता है समान सिविल सहायता। अब आगे देखते हैं, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सामाजिक सहायता है। सामाजिक सहायता क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो इसमें क्या लिखा गया है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा और निशक्तता तथा अनहर भाव की अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा। इसी के आधार पर क्या होती है, सामाजिक सहायता क्या है, जो जैसे कुछ वृद्धा पेंशन मिलता है सरकार के द्वारा, या फिर जो निराश्रित होते हैं उनको मिलता है सरकार के द्वारा कुछ पैसे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सहायता बनाने की क्या किए जाते हैं, कोशिश की जाती है। ठीक है, अगला है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता, इन सब के अंडर बहुत सारे नियम आते हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, ये सब, तो ये सब आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, प्रसूति सहायता, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध करना। प्रसूति सहायता का मतलब क्या होता है, मतलब जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर जो क्या है, जो मतलब जो प्रसूति है, जो मतलब क्या है, जिनका बच्चा उनका माँ का दूध पी रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए विशेष सहायता दी जाती है। ठीक है, मतलब उनको ऐसे काम का वातावरण दिया जाए जिसमें वो क्या है, अपने बच्चों के साथ भी कंफर्टेबली काम कर सके और प्लस अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान दे सके। ठीक है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य क्या करेगा, प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा, प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। अगला है मजदूरी सहायता। तो मजदूरी सहायता कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी सहायता के अंतर्गत ये बात कही गई है कि आपको कम से कम मिनिमम वेजेस कुछ देने पड़ेंगे। ठीक है, जिससे क्या हो, राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन के द्वारा या अन्य रीति के द्वारा कृषि के, उद्योग के अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मापता, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और आवश्यक, मतलब
क्या कहा जा रहा है इसमें कि राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा कि एक मजदूर को उतनी मजदूरी दी जाए कि वो अपना गरिमामय जीवन जी सके, ठीक है, अपना जीवन को अच्छे से निर्वाह कर सके, अपने खाने पीने के लिए उसको कहीं और कुछ करना ना पड़े, ठीक है। तो ये मिनिमम वेजेस भी आते हैं इसके अंतर्गत। अगला है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में क्या होता है, जिसमें मैनेजमेंट के अंदर क्या रखा जाता है, मजदूर यूनियन को भी शामिल किया जाता है। 43A के बाद ही क्या आया था, ये 42वां संविधान संशोधन से शामिल किया गया अनुच्छेद है, अनुच्छेद 43A। इसके अंदर क्या किया गया था कि जो भी मजदूर यूनियन के लीडर, मजदूर यूनियन के गठन किया गया था, उनका एक लीडर बनाया गया था और उसको क्या किया गया था, ऑफिस के मैनेजमेंट में, मतलब जो भी फैक्ट्री या फिर जो भी जहाँ पे काम होता है कर्मकारों का, जहाँ पे बहुत सारे मजदूरों को काम करना पड़ता है, वहां क्या क्या होता है, वहां के मैनेजमेंट में उनकी भी भागीदारी बन सके, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया इसमें, किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना सुनिश्चित किया गया और अन्य रीति से कदम उठाया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। अगला है सरकारी समितियों का उन्नयन। ये 43B है, सरकारी समितियां, इसी के अंतर्गत बनती है सहकारी समितियां, ठीक है। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण और स्वायत्त कार्यकरणों, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन के उन्नयन का प्रयास करेगा। फिर अनुच्छेद 44 क्या कहता है, एक समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता क्या होता है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ठीक है। और ये समान सिविल संहिता जो है वो अभी तक केवल एक राज्य गोवा में ही लागू है, ठीक है, समान सिविल संहिता। अब आता है 45-46। तो देखिए प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख 46 वर्ष, फिर उसमें आता है, आगे आता है ST-SC की देखरेख, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख कम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। यहाँ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, यानी 0 से 6 वर्ष के लिए। फिर आगे है 46 में 6 से 14 वर्ष के लिए, ठीक है। राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देख और बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले शिक्षा प्रदान करेगा, राज्य का कर्तव्य है ये। अगला है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण, ठीक है। राज्य जनता के दुर्बल यानी ST-SC के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी की वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। जैसे आप देखते होंगे कि गांव में क्या होती है, गांव में या शहरों में जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं उनमें प्रॉपर ST-SC के छात्रों के लिए क्या होता है, अलग से हॉस्टल की सुविधा भी दी जाती है, ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, पढ़ सके और उन्हें प्लस फ्री में बुक्स भी मिलती हैं और वहां रहने का खर्चा तक उनको मिलता है। मतलब वहां पे जो जो उनकी उपयोग की चीजें हों, खाना तो फ्री मिलता ही है, प्लस उनके जो भी उपयोग की चीजें हों, बेसिक चीजें, वो भी सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर अगला है 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। राज्य क्या करेगी, पोषाहार स्तर को सुधारने के लिए प्रयास करेगी। 47 पोषाहार है, ठीक है, हमने शुरू से क्रम से पढ़ा है। 41, 42, 43, 44 क्या था, सामाजिक सहायता, प्रसूति सहायता, मजदूरी सहायता, समान सिविल संहिता, ठीक है। फिर हमने 45-46 में क्या पढ़ा, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल। फिर हमने क्या पढ़ा, ST-SC के बच्चों की देखभाल, ठीक है। और 47 में क्या है, पोषाहार है, ठीक है। अगला है पोषाहार कहाँ से आएगा, कृषि और पशुपालन से। तो अनुच्छेद 48 कहाँ से आता है, कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48A क्या होता है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 48A क्या है, पर्यावरण तथा पर्यावरण का संरक्षण की बात करता है, ठीक है। इसे हम आगे मौलिक कर्तव्यों में भी देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों में भी पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई है। फिर अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने की बात कौन करता है, अनुच्छेद 49, ठीक है। याद रखना है अनुच्छेद 48 क्या होता है, अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन। अब पशुपालन और कृषि करके हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की संरक्षण करेंगे। 48-48(2) है, 48(1) कहता है कृषि और पशुपालन, 48(1) कहता है यानी कि 48A, ठीक है, 48-48A,
ठीक है। 48A क्या कहता है, ये पर्यावरण का संरक्षण करने की बात कहता है। फिर 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण कहता है। संसद की बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यन और निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। राज्य के अंडर में जो कोई भी आएगा, जो संसद की विधि द्वारा क्या होगा, विधि या उसके अधीन क्या होंगे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होंगे, उनकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य माना जाएगा। ठीक। अब अगला क्या है, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका को क्या करता है, मतलब क्या करता है, सूचित करता है कि जो भी कार्यपालिका हो या विधायिका हो, वो न्यायपालिका के जो भी कार्य हो उसमें मतलब हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, इसीलिए इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अगला यानी कि अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। ये आखिरी अनुच्छेद है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कैसे आएगी, इसमें कुछ इसके अंडर में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा राज्य। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा राज्य। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा राज्य। ठीक है, इसके साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यमस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का भी प्रयास करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल 36 से 51 अनुच्छेद कवर किए हैं। इससे आप अगर 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और अगली क्लास में मैं इसी राज्य के जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं, इन सबको हम गांधीवादी, उदारवादी और सामाजिक व्यवस्था में बांटने का प्रयास करेंगे। मतलब 3 क्वालिटीज हैं, तीनों के अंडर में ये सभी बांटे गए हैं, जिसे हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप विद्यालय इसमें नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।